इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। समर कूल लाइफ बनाए वंडरफुल समर कूल और थर्मोकूल वॉशिंग मशीन, इंडिया का नया अंदाज। नमस्कार, एजेंडा में आपका सत्कार है। एजेंडा में हम ममता बनर्जी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दो विषय आपके सामने ला रहे हैं। इस पर अब राजनीतिक हलकों में जरूर चर्चा होगी और बहुत गंभीर चर्चा होगी। पहला, असम और बंगाल के रिजल्ट ने साबित कर दिया है कि अब सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक से सत्ता मिलेगी। यह मुगालता पार्टियों को दूर कर लेना चाहिए क्योंकि हिंदू एकजुट होने लगा है। दूसरा, अखिलेश यादव ने ममता की हार के बाद आईपैक से रिश्ता तोड़ लिया है। रिश्ता क्यों तोड़ा, इस पर दलीलें तमाम दी जा रही हैं, पर यह सच है कि अखिलेश डर गए हैं, सहम गए हैं और 2027 के बैटल से पहले तनाव में आ गए हैं। आइए अब ममता बनर्जी पर बात करते हैं। ममता ने हार के बाद इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है, कह रही हैं उन्हें हराया गया। तो क्या ममता जनादेश की तौहीनी कर रही हैं? क्या ममता आजाद भारत में पहली घटना की जनक बनना चाहती हैं? क्या ममता जबरन बर्खास्त की जाएंगी या संवैधानिक संकट खड़ा करना चाहती हैं, या फर्जी किस्म की विक्टिम कार्ड खेलने पर आमादा हैं? इसी पर एजेंडा में चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे और संविधान के प्रावधान को भी जानेंगे। साथ होंगे 4 दशकों से कानून से रिश्ता रखे नामचीन विधि विशेषज्ञ अशोक श्रीवास्तव जी होंगे, वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष मिश्रा जी होंगी और बंगाल से भाजपा प्रवक्ता ऋषिकेश चौधरी जी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का नमस्कार के साथ स्वागत है। पहले हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव, जिस पर पूरे देश की नजर थी। राज्य में 2/3 बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी है और टीएमसी को करारी हार मिली है। वहीं टीएमसी की हार के बाद अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सांसद राहुल गांधी ममता बनर्जी का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। टीएमसी की हार पर राहुल गांधी ने अपनी ही पार्टी को फटकार लगाई है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस और कुछ अन्य लोग टीएमसी की हार पर खुश हो रहे हैं। छोटी मोटी राजनीति एक तरफ रख दे। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस और कुछ अन्य लोग टीएमसी की हार पर खुश हो रहे हैं। उन्हें ये बात साफ तौर पर समझ लेनी चाहिए कि असम और बंगाल के जनादेश की चोरी भारतीय लोकतंत्र को तबाह करने के अपने मिशन में बीजेपी द्वारा उठाया गया एक बड़ा कदम है। छोटी मोटी राजनीति को एक तरफ रख दे। ये किसी एक पार्टी या दूसरी पार्टी की बात नहीं है, ये तो भारत की बात है। राहुल गांधी के इस बयान पर अब सियासत भी गरमाना शुरू हो गई है। जहां पहले कांग्रेस टीएमसी के सामने चुनाव लड़ी थी, अब राहुल गांधी द्वारा दीदी का समर्थन करने पर बीजेपी नेताओं ने तंज कसा है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अगर दीदी से इतनी ही हमदर्दी थी तो उनके सामने चुनाव क्यों लड़ा गया? अरे सब इंडी गठबंधन के ही लोग हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, राहुल गांधी, पूरे देश से इनका सुपड़ा साफ हो रहा है। और राहुल गांधी जब बंगाल गए चुनाव प्रचार में, आम जनता कह रही थी कि भाजपा के स्टार प्रचारक आ गए, ये तो आम जनता कह रही थी। अभी सिंपैथी है कि अब जिस हालात में बंगाल की जो हालात थे, जो 15 सालों से टीएमसी और ममता बनर्जी ने जो किया है, वहाँ पर जो जन विरोधी काम किया, कितनी कटमनी असूली गई है, भ्रष्टाचार चरम पर था, क्या क्या नहीं हुआ। ममता बनर्जी संवैधानिक संस्था ईडी जो रेड कर रही थी खुद पहुंच गई थी। ये प्रथम उदाहरण है पूरे देश का। पूछना चाहते हैं राहुल गांधी जी के, कांग्रेस पार्टी क्यों लड़ाई? वहाँ इतना ही आपके मन में भाव था, हालांकि आपके रहने न रहने से कोई फायदा नहीं था। तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही लोग थे, और फिर भी जो आप बयानबाजी करके लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं, इस पर लोग हंस रहा है। बता दें कि राहुल गांधी ने दूसरी बार ममता बनर्जी का समर्थन किया है। इससे पहले सोमवार को उन्होंने ममता बनर्जी द्वारा केंद्र और चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोपों पर समर्थन दिया था। एक तरफ बंगाल में बीजेपी की बड़ी जीत से सत्ता पक्ष के नेताओं में उत्साह है,
दूसरी ओर राहुल गांधी के बयानों से साफ हो रहा है कि वो महागठबंधन को एकजुट करने में लग गए हैं। फिलहाल राहुल गांधी के आरोपों को लेकर सियासी घमासान जारी है। अशोक सर, शुरुआत आप ही से करेंगे। ममता बनर्जी ने कहा है हम इस्तीफा नहीं देंगे। कल बंगाल विधानसभा यानी 2021 में जो चुनाव हुए थे, कल उसका आखिरी दिन है। क्या आपको लगता है राज्यपाल उन्हें बर्खास्त करेंगे क्या, या बंगाल में क्या दो मुख्यमंत्री होंगे क्या? यह किस तरह का संवैधानिक संकट आप देख रहे हैं? यह संकट है भी या वास्तव में कुछ है भी नहीं, केवल विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है या ड्रामा हो रहा है ममता का? अशोक सर। जी देखिए, ये ममता जी के लिए कोई नई बात नहीं है। हाँ। देश के इतिहास में पहली बार जहां ईडी की रेड हो रही थी, उस हाँ। रेड में ममता जी पहुंच गई थी और वहां से कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख अपने साथ उठा ले गई थी। तो जी। अब ममता जी के लिए कि हम साहब इस्तीफा नहीं देंगे और हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, ये सब कहना, ये भी एक केवल पॉलिटिकल स्टंट। दूसरी चीज कि उनके इस्तीफा देने या न देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय संविधान की धारा 164 के अनुसार जो सदन गठित किया जाता है, वो मुख्यमंत्री का पद जो है वो राज्यपाल के द्वारा जो है चलता है, और राज्यपाल जो है उस सदन को गठित करते हैं, जिसमें अवधि होती है 5 वर्ष की अवधि। इनकी 7 तारीख को पूरी हो जाएगी। 7 तारीख के बाद इनके जितने भी मंत्री हैं और स्वयं ममता जी, इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। दूसरा, अब इसके बाद अगर आप स्वयं हट जाती हैं तो ठीक है, अदरवाइज राज्यपाल जी को ये पावर है कि वो आपको हटा के बाहर करें। तो अब ममता जी के चाहने न चाहने की अब कोई स्थिति नहीं रही। दूसरे, जहां तक वो इस बात को कह रहे हैं कि साहब मेरे साथ बड़ा गलत हुआ और 100 सीटें चुरा ली गई, तो ये इलेक्शन पिटीशन का विषय है, ये राज्यपाल जी के यहाँ का विषय थोड़ा है। आप एग्रीव्ड हैं, आप पिटीशन तैयार कीजिए, आपके पास बड़े बड़े वकील हैं, सिब्बल साहब जैसे बड़े वकील को आपने किया था सुप्रीम कोर्ट में, आप तुरंत पिटीशन तैयार कराइए और हाई कोर्ट में दाखिल कीजिए, स्टे ले लीजिए। तो अभी तो 9 तारीख को भाजपा ने शपथ ग्रहण के लिए कार्यक्रम रखा हुआ है, तो अभी तो मतलब तमाम ऐसे काबिल वकील हैं जो अभी आज तैयार करके और जो है कोर्ट में मेंशन कर सकते हैं। तो ये जैसे केजरीवाल जी पूरा अपना सत्याग्रह वाला स्टंट कर रहे हैं, वही ममता जी का हो सकता है। ममता जी दबाव में आके कल इस्तीफा दे दें, क्योंकि जो भाजपा भी हाथ पे हाथ धर के थोड़ी बैठेगी। भाजपा ने 9 तारीख को अपना जो है शपथ ग्रहण कार्यक्रम रखा हुआ है, तो कुछ सोच विचार के ही रखा हुआ है। बम्पर जीत है उनकी और भारत सरकार में बैठे हुए हैं, तो ऐसे थोड़ी होगा। तो ममता जी मेरे ख्याल से इस्तीफा दे देंगी कल। अशोक सर, महेश जेठमलानी जी ने एक बात कही आज, अभी 2-3 घंटे पहले उन्होंने कहा है कि अगर ममता जी इस्तीफा नहीं देती हैं तो पहली फुर्सत में उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए और उन्हें कड़ा सबक सिखाया जाना चाहिए। ये पॉलिटिशियंस की मनमानी नहीं चलनी चाहिए और इसमें सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले, इस तरह की भी बात कही है। संविधान इसकी गवाही नहीं देता है कि आप कोई नया ट्रेंड सेट करें। ये बात भी आज महेश जेठमलानी, बड़े वकील हैं, वो बड़े विधि के ज्ञाता भी हैं, अगर उन्होंने इस तरह की तल्ख टिप्पणी की है तो क्या आपको लगता नहीं सुप्रीम कोर्ट के आज तमाम विधि विशेषज्ञों ने इसी तरह की टिप्पणी प्रेषित की है और कहा है कि ममता जी को इस तरह की जो कोशिश है उसे नाकाम तुरंत किया जाना चाहिए, ये किसी भी तरह का ट्रेंड नहीं सेट किया जाना चाहिए, गलत हो रहा है, भारतीय संविधान की अपनी एक मर्यादा है। इस तरह की चीजें जो उन्होंने आज कही है, तमाम विधि विशेषज्ञों ने उसकी अलग अलग तरह के से व्याख्या की है, टिप्पणी भी की है। आपका क्या नजरिया है इसमें? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों को संविधान की रक्षा करने का जब आप संकल्प लेते हैं तो आपको कोई स्वयं संवैधानिक संकट नहीं उत्पन्न करना चाहिए। आप कार्यकाल 7 तारीख को आप ग्रीवांस से किसी भी इलेक्शन में कोई जाति, कोई बेईमानी हुई आपके साथ या गलत हुआ है, तो उस कंडीशन में आप इलेक्शन पिटीशन दाखिल कीजिए ना, आप हाई कोर्ट जाइए, वहां पिटीशन दाखिल कीजिए। आप ये थोड़े कह सकते हैं कि साहब मैं नहीं दूंगी। ये तो आप जो है एक नया तरीका सेट कर रहे हैं और दूसरा ये है कि आप संवैधानिक संकट उत्पन्न कर रहे हैं।
तो गवर्नर साहब जो है वो मजबूर हो गए, 7 तारीख को कार्यकाल पूरा हो रहा। भाई सदन का गठन उन्होंने शायद 8 मई को किया था। 5 साल जी। 7 मई को पूरे हो जाएंगे, 7 मई 26 को। 7 मई 26 के बाद आपका कार्यकाल खत्म, उठा के बाहर कर देंगे आप। तो ऐसा थोड़ी है कि कोई आदमी कहते कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा तो बस वही उसी की बात सुनी जाएगी। भाई तमाम पूरी संवैधानिक संस्थाएं हैं, कोर्ट है, महामहिम राष्ट्रपति जी बैठे, तुरंत अभी राष्ट्रपति शासन लगा देंगे 3 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, जी तब आप जी बाहर कर दिए जाएंगे। तो ये है कि भाई अब जैसे मान लिया बंगला अलर्ट है, आप कह रहे हैं बंगला हम खाली नहीं करेंगे, तो आप मुख्यमंत्री जब नहीं है तो मुख्यमंत्री का बंगला क्यों नहीं खाली करेंगे? तो उसके लिए कानून बने, फोर्स लगी हुई है, आप उठा के बाहर सामान रख दिया जाएगा, बाहर कर दी जाएंगी। तो ये तो केवल स्टंटबाजी है, और मुझे ऐसा लगता है कि कल वो अपना इस्तीफा दे देंगी। ठीक बात है। अशोक जी, उन्हें- आपके पास उन्हें आते हैं ऐसा तमाम करना और चाहिए। जी जी, मैं आपके पास आता हूं, तमाम और बिंदु आपसे जानना चाहते हैं। मनीषा जी, जी बीइंग ए वुमेन, और ममता जी जिस तरह की कोशिश कर रही है और जिस तरह के वो राजनीतिक कदम उठा रही हैं, आपको क्या लगता है भारतीय लोकतंत्र के लिए ये अच्छी तस्वीर है क्या? नहीं, ये बिल्कुल अच्छी तस्वीर नहीं है, क्योंकि मैंने भी पहली बार इतने अपने टाइम बीइंग में देखा हुआ है कि इस तरह से हठधर्मी कर रही हैं, और जबकि उन्हें पता है कि पूरी तरह से वो हार चुकी हैं और बिल्कुल लो लेवल पर उस समय चली गई हैं, और उनका किसी तरीके का इस पद पर रहना और इस्तीफा न देना बहुत गलत कृत्य है। और संविधान के अनुच्छेद के तहत 164 के ही तहत राज्यपाल इनसे को जाकर के ये जाएं अपना इस्तीफा दे। अगर नहीं देती हैं तो राज्यपाल को ये पावर है कि उनको पुलिस प्रशासन के तरीके से उनको बाहर कर सकते हैं जिस दिन उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। और 7 तारीख को उनका हो रहा है, और जब कोई जो पार्टी हार जाती है बहुमत से, तो वो इनको चाहिए था ये जा करके अपनी वो दिखाते हुए, अपनी बड़प्पन दिखाते हुए राज्यपाल के पास जाती और उनको अपना इस्तीफा देती। नए जो आए हैं बहुमत से भाजपा आई है, उनको आमंत्रित करती कि आइए आप यहाँ पर अपना शासन चले। लेकिन 15 साल से वो बैठी हुई हैं, तो सत्ता का जो नशा है और जो एकदम से उतरा है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। उनको वो साम दाम दंड भेद सब अपनाना चाहती हैं, पर उनको ये भी पता है कि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। और ये श्योर है कि वो अपना, और हर जगह इसकी चर्चा है, हर जगह चर्चा के साथ साथ उन्होंने बहुत अपनी थू भी कराई है कि इस तरीके से कहीं नहीं होता। इन्होंने बिल्कुल संविधान का एकदम मखौल, लोकतंत्र का मखौल उड़ाया हुआ है और अपना खुद भी हंसी का पात्र बनी हुई है। तो मेरा ये कहना है कि वो इस्तीफा देंगी, और अपना उनके लिए यही सही भी है कि वो इस्तीफा दें और चुपचाप जा करके अपना दूसरा कार्य देखें। और अब उनके लिए कुछ बंगाल में कुछ बचा नहीं है, और आने वाले समय में भाजपा ही रहेगी, इसके बाद भी रहेगा। ममता का जो खेला होबे वाला जो चल रहा था स्टंट, वो खत्म हो गया है और अब वो इससे बाहर निकल चुकी हैं। शी नोज वेरी वेल कि अब हमारा कोई वहां पर नहीं है, कोई मेरी स्टैंड नहीं रह गया है। और बंगाल के लोगों ने स्वयं उनको बिल्कुल हटा दिया है। जिस तरीके से उनकी शर्मनाक हार हुई है, उससे बंगाल के लोग खुद त्रसित हैं। तो बंगाल के लोगों की थोड़ी इज्जत रख करके जाकर के इस्तीफा दे दे और नए भाजपा को अपना कार्यभार संभालने दे और शरीक हो उनके प्रोग्राम में। ठीक बात है। चलिए मनीषा जी, आपके पास आते हैं। चौधरी साहब, आप बंगाल की तस्वीर को समझ रहे हैं, आप पर जीतने के बाद तमाम सारे आरोप भी लग रहे हैं। पहला आरोप कि आप ममता को परेशान कर रहे हैं, दूसरा आरोप कि तमाम अतिक्रमण पर बुलडोजर से शुरू हो गया है, खासकर मुसलमानों के दुकानों पर, मकानों पर। टीएमसी के 400 दफ्तरों पर आपने हमले किए हैं और उनको नेस्त नाबूद कर दिया। ये अभिषेक बनर्जी का आज का आरोप है। एक दूसरा, बांग्लादेश बॉर्डर पर एक बड़ा मॉब बांग्लादेशियों का या कह लीजिए मुसलमानों का वहां पार करने की जुगत में लगा हुआ है। लगभग इसकी संख्या, जो अगर हम सीआरपीएफ की आंकड़े को अगर गौर करेंगे तो वो करीब 56,000 लोग वहां पर बॉर्डर में खड़े हुए हैं जो बांग्लादेश जाना चाहते हैं। ये 24 घंटे का डेवलपमेंट है। क्या कहना चाह रहे हैं चौधरी साहब? देखिए राजेश जी, मैं आपको दो शब्दों में एक बात कहूंगा। जब राष्ट्र में राष्ट्रवादी आते हैं तो जितने राष्ट्रद्रोही हैं वो पतली गली से निकल जाते हैं। अब ये आज मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ममता बनर्जी ने जो इस्तीफा ना देने का नाटक किया है, एक्चुअली ये परपंच क्या है। अल जजीरा मीडिया ने कल एक स्टेटमेंट दिया है कि विन ऑफ बीजेपी इन बंगाल
इज डेमोक्रेटिक क्राइसिस ऑफ इंडिया, ऐसा एक स्टेटमेंट अल जजीरा ने दिया। प्लस जितने भी हमारे देश में जो स्वयं स्वघोषित यूट्यूबर्स हैं जो लेफ्ट का एजेंडा चलाते थे, वो कल से ममता बनर्जी का एजेंडा चला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव में धांधली हुई है। अब ये बताइए, ये एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है और ममता बनर्जी जो कह रही है हम इस्तीफा ना दें, यहाँ पर एक टाइम लाइन को बाई किया जा रहा है। ये टाइम लाइन क्या है आप समझिए। बांग्लादेश में जब यूनिस की सरकार को खड़ी करने के लिए अमेरिका इतने करोड़ों बिलियन डॉलर्स को इन्वेस्ट किया कर सकता है, तो वहीं बंगाल के किले को ना गिरने के लिए बाहरी जो बैठे हुए तंत्र हैं वो कितना पैसा अभी इन्वेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि ये टाइम बाई करना चाहती हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हो सके कि नहीं। अभी कोई भाजपा का विधायक बिक सकता है कि, लेकिन वो भी नहीं है, क्योंकि इनके पास बहुमत से कम नहीं तो आप 67 सीट ये पीछे हैं बहुमत से, तो 67 लोगों को खरीदने के लिए भी जो टाइमलाइन है वो नहीं है। तीसरी बात है, जो टीएमसी के कार्यकर्ता थे, स्वघोषित जीवन भर टीएमसी किया है, कल रात से वो आतंक मचा रखे हैं बंगाल में और गेरुआ लगाए हुए। ये भी एक ममता की स्ट्रैटेजी है कि यहाँ पर भाजपा के जीत को किस तरीके से मलाइन किया जाए, अपने ही लोगों के हाथों हिंसा करा करके और भाजपा के परचम को हाथ में दे करके एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड किया जाए कि भाजपा भी आई है तो ये ममता की, जैसे 2 मई 2021 वाली घटना जो थी बंगाल में इतना चुनाव के बाद हिंसा हुआ था, उसी प्रकार से एक पिक्चर को बिल्ड किया जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया में। इसका एक बहुत बड़ा जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट होगा। सुनिए, मोदी जी की लुक ईस्ट पॉलिसी ऐसी नहीं थी। बंगाल में जीत सुनिश्चित करना भाजपा का ध्येय नहीं था। केवल आप समझिए, बांग्लादेश में 12 ऐसे पायलट पकड़े गए हैं जो आईएसआई के संपर्क में थे। पाकिस्तान के गृह मंत्री ने कहा था कि अब की बार कलकत्ता से अटैक होगा। आप ये सोचिए, कई ऐसे बांग्लादेशी आर्म प्रोफेशनल हैं जो हाई रैंक पर थे, ब्रिगेडियर है, ये सब ये टर्की और पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। बंगाल में कई ऐसे स्लीपर सेल हैं जो आप 56,000 के बात कर रहे हैं, जो लोग बॉर्डर के पास इकट्ठा हो रहे हैं। ये कौन है? ये स्लीपर सेल है जो वापस जा रहे हैं। बीएसएफ मजबूर होकर के कह रही है कि जहां हम फेंस नहीं लगा सकते हैं वहां अब से मगरमच्छों को हम डालेंगे। तो आप समझिए कि जब राष्ट्रवादी आता है ना, तो ऐसे लोग जो हैं वो पतली गली से निकलते हैं। और ममता बनर्जी को मैंने पहले भी कहा था कि अभी सारे प्रपंचों को करेंगी। जैसे अशोक सर ने कहा कि अब इनके पास वकील है, सारे कंसल्टेशन हो रहे होंगे, तो बैकडोर से कपिल सिब्बल रात के 2 बजे आज सुप्रीम कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं, या उच्च न्यायालय में इनका कोई बिका हुआ वकील जो है, जो देशद्रोही है, जो आतंकवादियों के लिए सुप्रीम कोर्ट 2 बजे खुलवाते थे, वैसे वकील आज भी पाए जाते हैं इस भारत में। आज भी वो उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा करके पिटीशन डाल सकते हैं। लेकिन जनता ने दिल खोल के वोट दिया है। आप हमारे साथ मनीषा जी हैं, वो भी बंगाल के हालात से वाकिफ हैं, वो खुद एक महिला हैं, जानती होंगी कि महिला अस्मिता के साथ किस तरीके से 15 वर्ष खिलवाड़ किया गया है बंगाल में। और मैं किसी भी वकील के व्यक्तिगत प्रोफेशन के ऊपर तार नहीं लगाया अपने स्टेटमेंट से। मैं कुछ चंद गिने चुने वकील जो सब समय एंटी इंडिया, आइडिया ऑफ इंडिया के विरुद्ध में। देखिए राजेश जी, आइडिया ऑफ इंडिया एक बड़ी चीज है। भारत एक भूभाग का हिस्सा ही नहीं है। भारत एक आइडिया है, एक सोच है, जिसके तहत हम और आप सब भारतीय हैं। इस आइडिया ऑफ इंडिया के विरुद्ध में जो भी आज खड़े हो रहे हैं, वो खुद से एक्सपोज हो जा रहे हैं। आज जितना भी तंत्र लगा हुआ है ममता बनर्जी को पीछे, और उनके जितने भी सोशल मीडिया पे तंत्र हैं, ये नैरेटिव बिल्डिंग में कि वो चुनाव हारी नहीं, हराई गई हैं। इलेक्शन कमीशन के ऊपर छीछा लेदर हो रहा है। आप बताइए, हमारे देश में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की जो ग्रेविटी है उसको लेकर के खिलवाड़ होगा तो हम तो चले जाएंगे साहब। आने वाली जनरेशन को बहुत पीड़ा और बहुत संकट को झेलना पड़ेगा। ठीक बात है। चौधरी साहब के पास आते हैं। अशोक सर, बहुत सारी बातें हैं। एक बात ये कहा जा रहा है कि इस्तीफा अगर नहीं देंगी तो बर्खास्त की जाएंगी, एक ये तो पहलू है ही है, लेकिन आपको क्या लगता है, बार बार ये कहना कि साहब हमें 100 सीटों पर हराया गया, जबरन हमको हमारे लोगों को वहां वोट नहीं डालने दिया गया, जो अभी तक के जो चुनाव आयोग के आंकड़े हैं मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, 79
सीटें ऐसी हैं जहां पर मैक्सिमम एसआईआर में वोट कटौती की गई है। कहीं मैं उसकी संख्या आपको रख रहा हूं, 32,000 से लेकर 78,000 वोट काटे गए। ये मैं 79 की आपको फिगर रख रहा हूं। मैक्सिमम जहां पर वोट काटे गए हैं, लोएस्ट उसमें 32,110 वोट काटे गए हैं और मैक्सिमम जो है 78,490 वोट काटे गए हैं। ये सीटों का आपके सामने ब्यौरा कर रहे हैं। जो चुनाव आयोग ने अपनी जो जीत हार की जो टेबल जारी की है, उसमें 67 सीटों पर टीएमसी ने जीत हासिल की है। इतने वोट कटने के बाद भी केवल 7 सीटों पर भाजपा जीती है और रेस्ट ऑफ में अदर्स है, उसमें कांग्रेस को भी 1 सीट मिली है। ऐसी स्थितियों में क्या 100 सीटों पर बंगलिंग की गई? 100 सीटों पर क्या वोट नहीं डालने दिया गया? क्या आपको लगता है अगर 2007 सीटें भाजपा की आई तो क्या 2007 सीटों पर बेईमानी हो सकती है? क्या ये पॉसिबल है? क्या अगर बेईमानी होनी होती तो क्या आपको लगता, मैं मनीषा जी आपसे भी पूछूंगा, तो तमिलनाडु में भी बेईमानी होनी चाहिए, केरल में भी होनी चाहिए और असम में भी होनी चाहिए। अशोक जी, एक ये चीज पहलू, दूसरा ये कि तमाम विधि विशेषज्ञ ममता बनर्जी के इस जो स्टेप है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, राज्यपाल को लगता है तो वो अपना रिजाइन करें, वो बर्खास्त करें, ये क्या आपको लगता है? नैरेटिव बिल्डिंग तो एक अलग पहलू हो गया, लेकिन आपको लगता नहीं है कि लोकतांत्रिक ढांचे में किसी भी व्यवस्था का ये कहीं ना कहीं एक जो डेकोरम है वो तोड़ने का एक प्रयास है? देखिए, सारी स्थिति आपके सामने अभी स्पष्ट कर दे रहा हूँ जी। एसआईआर हुआ, 32,000 से लेकर 78,000 वोट तक लोगों के काटे गए। क्या एक भी व्यक्ति जिसके वोट काटे गए हैं, जिसका नाम काटा गया, वो एग्रीव्ड है? उसने कोई पिटीशन फाइल की कि साहब मेरा नाम काट दिया गया गलत तरीके से और मैं वैध वोटर हूं, मेरा नाम जोड़ा जाए? अगर नहीं तो इसका मतलब वो व्यक्ति मर चुके थे या अपना पता छोड़ के चले गए थे या घुसपैठिए थे जो डर के मारे भाग गए। ठीक है जी। तो जब किसी व्यक्ति ने उसको चैलेंज नहीं किया तो आज वोट काटने की बात जो उठाई जा रही है वो पूरी तरीके से गलत है। एक चीज। दूसरी चीज, क्या किसी व्यक्ति ने चुनाव के दौरान ये आरोप लगाया कि साहब मुझे वोट डालने नहीं दिया गया? भाई, ममता बनर्जी की बात तो तब आती है जब कोई व्यक्ति जिसे वोट डालने से रोका गया हो या जिसको वोट न डालने दिया गया हो या वो पोलिंग बूथ पे गया हो, वहां उसका वोट जबरदस्ती भाजपा में डलवा दिया गया हो। ऐसी कोई कंप्लेंट चुनाव आयोग के पास या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो चुनाव अधिकारी होते हैं उनके पास आई? अगर नहीं तो फिर ये बातें पूरी तरीके से गलत है। और ऐसी मेरी जानकारी में मैंने किसी मीडिया में नहीं सुना, किसी अखबार में नहीं पढ़ा, किसी टीवी डिबेट में नहीं सुना जिसमें किसी व्यक्ति ने आके कहा हो कि साहब मुझे वोट डालने नहीं दिया गया। बल्कि मैंने तमाम वीडियो इस बात के देखे जिसमें सीआरपीएफ के लोग जनता से मिल करके और उनसे ये कह रहे थे कि आप जाइए, जिसको मर्जी वोट डालिए, लेकिन वोट डालने जरूर जाइए। जिसका ये परिणाम आया कि इतनी रिकॉर्ड वोटिंग आज तक बंगाल में कभी नहीं हुई थी। जी जी। अब उसके बाद तीसरी चीज आती है कि ममता जी अगर अपनी सीट के लिए, अपने वोट के लिए एग्रीव्ड है या उनका कोई मंत्री या उनका कोई विधायक एग्रीव्ड है या कोई उनकी पार्टी का सदस्य जो इलेक्शन लड़ा और हार गया, उसको तत्काल जैसे ही हारने का और दूसरी पार्टी को जीतने का सर्टिफिकेट मिला, उनको तुरंत इलेक्शन पिटीशन तैयार करके वहां फाइल करना चाहिए था। ये बताइए कि ममता जी के अलावा क्या किसी व्यक्ति ने ये कहा है कि सब जो है मेरी सीट पर धांधली हुई? किसी 100 सीटें अगर है तो 99 वो कौन से लोग हैं जिनकी सीटें जबरदस्ती जिनको हरा दिया गया? वो व्यक्ति कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। ममता बनर्जी अकेले जो है अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब एक चीज और आप समझिए जी, पिछले 15 सालों में बंगाल की जो हालत हो गई थी उसके बारे में चर्चा नहीं की जाए तो ठीक। आप ये समझिए कि इस वर्ष का ये इलेक्शन भाजपा के लिए जीतना बहुत जरूरी था। अगर इस इलेक्शन को आप न जीतते तो बंगाल की क्या स्थिति होने जा रही थी, चीन क्या करने जा रहा था, पाकिस्तान क्या करने जा रहा था, बांग्लादेश के रास्ते क्या होने जा रहा था, ये आप कल्पना नहीं कर सकते। अभी की जो स्थितियां थी, टीएमसी के जो नेता थे और जो कार्यकर्ता थे जो वहां स्थितियां फैलाए हुए थे, हिंदू किस तरीके से वहां पर जो है खराब स्थिति में पहुंच गया था,
इसकी कल्पना नहीं। एक मंदिर अभी कल मैं वीडियो देख रहा था, खोला गया, जो 15 साल से बंद था, और उसमें केवल जो है दुर्गा पूजा के समय केवल मंदिर खुलता था। तो आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि हिंदुस्तान के अंदर अगर मंदिर खोलने में आपको दिक्कत है, तो आप चौधरी साहब आता हूं। क्या मतलब पाकिस्तान में आप कल्पना करेंगे कि साहब हिंदू मंदिर जो है वो खोला जाए? तो जी ये जी स्थितियां हैं जो बंगाल की खराब हो रही थी। इसीलिए कभी आपने आज तक नहीं सुना होगा या देखा होगा कि हमारे देश का गृह मंत्री लगातार वहां जाके 15 दिन की कैंपिंग किया हो, बैठा हो। हमारे देश की सीआरपीएफ इलेक्शन में लगाई गई हो। ये अगर सब न लगाई जाती तो इतनी पारदर्शिता के साथ कभी भी जो है वो इलेक्शन न हो पाता, और ये रिकॉर्ड जीत जो भाजपा की है ये कभी न हो पाती। और आप ये देखिए कि पब्लिक जिस पब्लिक को शिकायत होनी चाहिए नहीं। एक नेताओं की बात समझिए भाई, हम जब नेता बनते हैं तो हम किस लिए बनते हैं? जनता की सेवा करने के लिए कि जनता के ऊपर शासन करने के लिए? तो भाजपा को जनता ने मौका दिया कि भाई आप सेवा करिए। 15 साल आप सेवा कर चुकी, जनता त्रस्त हो गई थी। तो अब जनता आपको नहीं रखना चाहती, तो आप क्यों परेशान है कि मैं ही सेवा करूंगी? भाई आपने 15 साल कर ली, जनता भर पाई आपसे। अब वो कह रही हम भाजपा को मौका दे रहे हैं, तो आपको तकलीफ किस बात की है? तो मेरे हिसाब से ये केवल और केवल वो जो याद कीजिए, जॉर्ज सोरोस ने कहा था कि मैं भाजपा को हराने के लिए मोदी प्रधानमंत्री न बने, जिसके लिए वो 10,000 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। तो वो जॉर्ज जी सोरोस जी अभी खत्म थोड़ी हो गए। ऐसे बहुत जॉर्ज सोरोस पड़े हुए हैं जो बंगाल को ऐसी स्थिति में 5 साल बाद पहुंचा देते कि आप फिर वहां की डेमोग्राफी न बदल पाते, उसके बाद वहां स्थितियां न बदल पाते, और क्या क्या आगे होता इसकी इसकी कल्पना या इसका चित्रण टीवी पे नहीं, डिबेट में बताया जा सकता। आप वीडियो देखिए, आप यूट्यूब पे देखिए, तो आपका दिल दहल जाएगा जो स्थितियां थी। ठीक बात है। अशोक जी, 164 पे वाले मुद्दे पर भी जरा आपसे बात भी करेंगे। कुछ उसमें कंफ्यूजन्स भी बताए जा रहे हैं लोग, उस पर अभी आपसे सिलसिलेवार भी बात करेंगे। तमाम टीएमसी के नेता अलग तरीके से कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता अलग तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। मैं आपसे उस पर थोड़ा विश्लेषण भी चाहूंगा और क्रिस्टल क्लियर तस्वीर भी चाहूंगा। वो थोड़ा मैं दूसरे चरण में आपके पास आता हूं। मनीषा जी, क्या आपको लगता है जो जिस तरह का ममता जी ने ट्रेंड अपना रखा है, आपको लगता नहीं कि राजनीति का या समाज का में एक अराजकता का माहौल जो पैदा किया जा सकता है, क्या उसकी ये शुरुआत आप नहीं देख रही हैं किसी पॉलिटिशियन के द्वारा? मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूं जी। बिल्कुल, ये अराजकता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, उनकी बुद्धि हाँ। पूरी विपरीत हो गई है। विनाश उनका हो चुका है। बहुत दम्भ भरती थी। घमंड तो रावण का भी टूटा है। घमंड टूट गया जी तो छटपटाहट उनके बहुत है। मैं पिछले साल गई थी, कलकत्ता गई थी। कलकत्ते हाँ। में टैक्सी ड्राइवर था। वो टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि यहाँ का हाल दीदी बहुत खराब है, यहाँ पे कोई भी नौकरी नहीं है, कुछ नहीं। वो बनारस का था और वो मोदी जी की तारीफ कर रहा था, वो योगी जी की तारीफ कर रहा था। और उसके वो शब्द थे, मैं ड्राइवर का नाम नहीं जानती हूँ, लेकिन उसने, मैंने एयरपोर्ट से लिया था, उसने कहा था हमारे यहाँ भी यूपी जैसा कोई आ जाए, भाजपा बन जाए। और मैं काश कि उसका नाम नोट कर लेती तो आज मैं आपके चैनल में बता देती। और उसने ये कहा कि यहाँ के बच्चों को कोई नौकरी नहीं, यहाँ हम लोग को कोई नौकरी नहीं। ममता का बहुत ही अराजकता वाला स्वभाव है, बहुत ज्यादा वो है। तो जिस तरीके से ममता जी ये कर रही, इनका अराजकता वाला नेचर है, ये बिल्कुल इनका नहीं चल पाएगा और इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। और ये सच है, इनको बिल्कुल इनके इनके मैं वर्ड नहीं बोलना चाहूंगी, इनको इनकी औकात दिखा दी जाए। एक्चुअली ये वर्ड है, जो जिस तरीके से कर रही हो, क्या देश को, क्या लोगों को, हमारे इंटरनेशनल लेवल पर भी ये बदनामी जा रही है कि बताइए ये ऐसी नेता है, हारने के बावजूद भी नहीं पद छोड़ रही हैं। कितनी इनको लालसा है, कितनी लोलुपता इनको पद की है। और क्या ये इसी तरीके से वहां पर क्यों रहना चाहती हैं? क्योंकि वहां पर ये अपना जितनी अराजकता, जो मुस्लिम लोग जितना बढ़ रहे हैं, वो उसी तरीके से वहां पूरा कलकत्ते को बर्बाद कर दे और हर तरीके से बांग्लादेशियों को बुलाएं, पाकिस्तानी को बुलाएं, चाइना से दोस्ती कर लें और बिल्कुल बर्बाद कर दें। एक पूरा जो कोलकाता एक नाम हुआ करता था, वो बर्बाद तो हो गया। अब बर्बादी वाला कलकत्ता आया है भाजपा के पास। और ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ, कुछ ही दिनों में पता चलेगा, वहां नौकरी भी मिलेगी, हॉस्पिटल्स भी अच्छे होंगे, बच्चों को पढ़ाई के लिए भी सब कुछ होगा और फ्री होकर के बच्चे लोग अपना करेंगे और तमाम रास्ते खुल जाएंगे। ये भाजपा का आना
यह हमारे देश के लिए और कलकत्ता वासियों के लिए बहुत बड़ा सौगात है। ठीक बात है। मनीषा जी आपके पास आते हैं। चौधरी साहब, बहुत सारी बातें हैं, मैं आपसे जानना चाह रहा था। आज कुछ रील में देख रहा था, अशोक जी ने उन्हीं का चित्रण किया। आसनसोल का जो मंदिर, दुर्गा जी का मंदिर खुला है, शायद कल खुला है। वो मंदिर जो है मुस्लिम बस्ती में था, मुस्लिम मार्केट में था। उसे हाईकोर्ट ने ये कहा था कि इसे खोला जाए, लेकिन ममता बनर्जी सरकार ने ये कहा था कि चूंकि सिचुएशन वहां इसके खोलने से खराब हो सकती है, हिंदू मुस्लिम वायलेंस हो सकता है, इसलिए उसे बंद किया ही जाना उचित रहेगा। उसे अब पब्लिक ने खोल दिया है। एक ये एक घटना है। दूसरा, एक मैं आपके और साथ जाना चाह रहे थे, तमाम ऐसे रास्ते हैं जहां टोल लिया जा रहा था। 50 रुपए टीएमसी के वर्कर लेते थे, 75 रुपए पुलिस लेती थी, 100 रुपए और भी तमाम लोग लेते थे। तो अगर आपको एक टोल नाके से आपको निकलना है तो लगभग 210 रुपए देने पड़ते थे। ये चित्रण तमाम कार के लोगों ने कहा, जो कार ड्राइवर थे, जिनकी निजी कार थी वो भी ये बात बता रहे थे, और जो बस और जो हैवी व्हीकल वाले थे वो अलग बता रहे थे कि उनसे किस तरह से पैसे लिए जा रहे थे। ये सब बंद हो गया है। टोल पर अब कोई भी इस तरह की कार्रवाई न रोकी जा रही है और ना ही वहां कोई टोल में दिख रहा है। ये सब बंद हो गया है। आपको क्या लगता है? अभी तो सरकार आपकी आई नहीं है, उसके पहले ही तमाम सारे बदलाव, तमाम सारी भगदड़ वहां दिख रही है, क्यों? देखिए, मैं दो शब्दों में एक और बात कहूंगा आपको। ये जो भगदड़ मची है, ये किस मची है? क्योंकि यहाँ जितने भी लोग बैठे थे, ममता बनर्जी ने एक सिस्टम बना रखा था कि डू करप्शन गिव कमीशन, डू करप्शन गिव कमीशन। आपने सत्यजीत रे की एक फिल्म देखी होगी, हीरक राजा। उस फिल्म का एक बहुत बड़ा डायलॉग है, लेखा पढ़ा कोरे थे अनाहारे मोरे थे। माने पढ़ने लिखे, जो पढ़ेगा लिखेगा। उस राजा की कहानी है कि वो अपने राज्य में पढ़ाई लिखाई को नाश करता है, शिक्षकों को कारागार भेजता है और सबको बोलता है कि अनपढ़ रहो और मुझे ही राजा कहो। इसी के ऊपर ये मीम बना है कि हीरक रानी बाय बाय। ये हीरक रानी के साथ इनकी तुलना की गई थी। ये बहुत बहुचर्चित फिल्म है, सत्यजीत रे की। आज जो ये टोल, ये सिस्टम जो बना था कि अवैध घुसपैठिया आएंगे तो उनको रोजगार कैसे दिया जाएगा। ये जितने हॉकर्स और जितने दुकान हॉक बाजार में टूट रहे हैं, ये कौन है? ये इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, जो इनको रोजगार देने के लिए टीएमसी के लोग यहाँ इनको रोजगार दिलाते थे। हॉकर से पर डे 100 रुपया की कलेक्शन थी। अगर मान लीजिए कलकत्ता में कुल मिला के अगर 10 लाख हॉकर हों और 100 रुपया अगर कलेक्शन हो, जिसमें से 30% पार्टी के फंड में जाए, 20% नेता के पास जाए और 50% जो पुलिस और अधिकारी बैठ के खाएं, तो कौन सा अधिकारी और कौन सा पुलिस इस तंत्र के विरोध में जाएगा? उसके बाद सारे तमाम ऐसे टोल नाके लगे हुए थे। देखिए, जो रोड नेशनल हाईवे के ऊपर जो टोल नाका एनएचए बनाती है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने बना रखा है, वो तो थे ही। और भी अवैध टोल नाके बना रखे थे इन्होंने, जिनका सीधा सीधा लेना देना वहां के लोकल ग्राम सभा के नेता, मेंबर, पार्टी मेंबर से था। वहां से सब ट्रक गुजरने वाले कमर्शियल ट्रकों से ये टोल कलेक्शन किया जाता था। आज बंगाल में बिना सरकार बदले ही ये टोल छोड़ के भाग खड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि बंगाल में आने वाले मुख्यमंत्री ने पहले ही दिन जीत के बाद एक शब्द में कहा था कि राष्ट्रवादी सरकार होने वाली है। तो जितने लोग बंगाल में बैठ के राष्ट्र के विरुद्ध में काम करते थे, कानून के विरुद्ध में काम करते थे, आप समझिए वो 10 बाजार की मंदिर का जो अशोक सर ने बताया, आसनसोल में 10 बाजार जो मंदिर था। आप बताइए इस तरीके की सरकार थी, जो सरकार कहती है हम सेकुलर हैं, सेकुलर का बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली और खुद को एक इम्बोस्ट लेडी बताने वाली कि हम सेकुलर के महानायक हैं। उस लेडी के ही राज्य में कई ऐसे मंदिर थे जिसको ताला, केवल 10 बाजार मंदिर नहीं, बहुत सारे मंदिर थे। और इस 10 बाजार मंदिर के जो लेखा जोखा करने वाले, जो पूजा पाठ करने वाले जो कमिटी थी, वो कमिटी सुप्रीम कोर्ट तक गई। कोर्ट के आदेश को अवहेलना करना अगर किसी राज्य सरकार ने सिखाया है, अगर किसी नेत्री ने सिखाया है, तो ममता बनर्जी ने। आप समझिए डीए तक, सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर नहीं, फाइनल ऑर्डर आया कि आपको डीए रिलीज करना है विद इन द मार्च।
डीए रिलीज नहीं किया गया बिफोर मॉडल कोड कंडक्ट लगने से पहले। अब जैसे मॉडल कोड कंडक्ट लग गया, अब तो चुनाव है, हम दे नहीं सकते। अब वो जानती थी कि मेरी हार निश्चित है, इसलिए देखिए अभी मैं और आपको एक स्पेशल न्यूज देना चाहता हूँ। होम सचिव अलापन बंदोपाध्याय एक अलग इन्होंने पोस्ट बना रखा था सुरजीत पुरकायस्थ के लिए, स्टेट सिक्योरिटी एडवाइजर। अब बताइए, हमारे राष्ट्र में एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, स्टेट की सुरक्षा के लिए केंद्र जिम्मेवार है, और स्टेट अब एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को छोड़िए, स्टेट के लिए सिक्योरिटी एडवाइजर रखता था। यहाँ पर अलापन बंदोपाध्याय वही व्यक्ति है जो मोदी जी को रिसीव करने नहीं गया, प्रोटोकॉल को ब्रेक किया, उसको केंद्र सरकार ने उसके ऊपर कार्रवाई की। ये वैसे व्यक्ति को एक अलग पोस्ट बना करके राज्य में बिठा दिया एडवाइजरी में, प्लस उनकी वाइफ को जानते हैं यूनिवर्सिटी का चांसलर बना दिया गया। जो डॉक्टर संलिप्त थे, करप्ट थे, जो किडनी रैकेट में थे, जो क्या क्या में नहीं थे, उनको बड़े बड़े मेडिकल संस्थानों में आपको प्रिंसिपल और चांसलर के रूप में देखा गया। अब ये बताइए मेरे को, अब ऐसी सरकार को अगर कोई कहे कि ये सेकुलरवादी सरकार है, ये कानून को मानने वाली सरकार है, जो कि सीधा सीधा 164 में लिखा हुआ है कि जब आपके पास जन का बहुमत नहीं हो, आपका कार्यकाल समाप्त हो गया हो, आपको अपना इस्तीफा पत्र राज्यपाल के घर पे जाके विनम्रता से देना चाहिए, हार को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन आप ये ड्रामाबाजी रच रही हो, क्योंकि आपको मालूम है टीएमसी जैसी पार्टी जो है, आप मेरी बातों को लिख लीजिएगा राजेश जी, टीएमसी जैसी पार्टी जो है ये विलुप्त हो जाएगी बंगाल में। बंगाल में भले और कोई पार्टी बने, लेकिन ये विलुप्त होगी। और इन्होंने एक और माने स्ट्रैटेजी एक अपनाई है कि अपने लोगों को इन्फिल्ट्रेट किया जाए बीजेपी में, जो कल रात को 12 बजे से बीजेपी वाले हुए हैं, ताकि बीजेपी का भी जो माहौल है, बीजेपी में भी जो शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे गुंडे अगर आएंगे तो फिर वो बीजेपी का भी साथ छोड़ देंगे। जिन्होंने इतनी साल लड़ाई की है, अपने हक के लिए लड़ा है, वो भी कहीं ना कहीं इन गुंडों, ये वही गुंडे हैं जो सीपीएम में थे, ये वही गुंडे थे सीपीएम से आके टीएमसी का चोंगा लिया, अब टीएमसी से आके बीजेपी में आना चाहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि बंगाल केवल चुनाव में नहीं था, कहीं सीआरपीएफ को एक युद्ध स्तर पर इस्तेमाल राज्य में किया नहीं गया है निर्वाचन के लिए। आप बताइए सीआरपीएफ को इतना बल दिया गया, क्यों दिया गया? क्योंकि 2021 उससे पहले के चुनाव रक्त रंजित तो अलग है, आप तो साइंटिफिक वे जानते थे कि पोलिंग को कैसे रिग किया जाता है। आप ही वो व्यक्ति थी जो लोकसभा में सोमनाथ चटर्जी के सामने इतना बड़ा ठीकरा जो है उस हमारे चेयर पे फेंका था, लोकसभा के स्पीकर के चेयर पे, कि बंगाल में इतने घुसपैठिए हैं। और आप ही वो व्यक्ति हैं जब पावर में आई और आपने उन्हीं घुसपैठियों की को शरण देने का काम किया। तो आज बंगाल की जनता पूछेगी। चौधरी साहब, जिस तरह की बात आप कह रहे हैं, तो अगर टीएमसी के गुंडे आपकी पार्टी में आ रहे हैं तो स्क्रीनिंग की जिम्मेदारी तो आपकी ही बनती है ना। अगर आपकी पार्टी में वही सब लोग आ जाएंगे तो कौन सही है कौन गलत है, इसका बाइफर्केशन तो आप ही को करना होगा ना, अदरवाइज आप भी तो उसी राह में चले जाएंगे। इसीलिए आज एक जनहित में एडवाइजरी दी गई है। पब्लिक में हमारे राज्य के प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, वो भी गए हैं और मीडिया में ओपन सर्कुलेशन किया गया है कि जो लोग कल रात से भाजपा अपने आप को भाजपैया बता रहे हैं, भाजपा ज्वाइन करने का ये प्रोसेस नहीं है। और टीएमसी से आने वाले कोई भी कार्यकर्ता, व्यक्ति, जो भी नेता हैं, उनके लिए भाजपा का दरवाजा बंद है। शायद यही कामयाबी 2026 के चुनाव में थी कि इस बार टीएमसी से किसी भी नेता कार्यकर्ता को बीजेपी में शामिल नहीं किया गया। 2021 में अगर यही काम हुआ रहता तो 2021 में भी हमारी सरकार आ गई रहती। ये जितने लोग आए थे, ये गुप्तचर स्पाई की तरह आए थे। देखिए मुकुल रॉय, जो खैर वो गुजर गए, मैं उनके बारे में बोलूंगा नहीं, लेकिन ऐसे कई नेता आए थे जो भाजपा के लहर को डिरेल करने का काम 2021 में किया था और बाद में खुद जाकर के टीएमसी में शामिल हो गए। पीएससी का एक पद होता है विधानसभा में,
कि जब एंटी करप्शन के लिए पीएससी बनाया जाता है, यहाँ पर विपक्ष के नेता को रखा जाता है। अब ये विडम्बना देखिए, मुकुल राय जाते हैं मीडिया में, पार्टी ज्वाइन करते हैं टीएमसी, और पीएससी में पद में भी बैठे रहते हैं पीएससी के चेयरमैन के लिए। अब बताइए, विधानसभा में वो थे बीजेपी के नेता और बाहर थे वो टीएमसी के नेता। ये किस तरह का तंत्र ममता बनर्जी ने बना रखा था सर? ये जंगल राज नहीं था, जंगल में भी कानून होता है, जंगल के भी कानून पशु पक्षी चिड़िया शेर बाघ सब फॉलो करते हैं। उस जंगल के कानून से भी गया गुजरा बदतर। इनके सामने तो मैं हिटलर को सैल्यूट करूंगा कि हिटलर जो है इनसे अच्छा था, कि कम से कम हिटलर इतने ही लोगों की जान ले गया। इन्होंने तो बंगाल के जनरेशन को खत्म कर दिया। बंगाल के आने वाली पीढ़ी जो है, ये न्यूक्लियर वॉर का एक आफ्टर इफेक्ट होता है, जहां पे न्यूक्लियर बम ब्लास्ट हो तो जनरेशन तबाह हो जाते हैं। उसी तरीके से इन्होंने बंगाल के इस जनरेशन को ले गया, एजुकेशन खत्म कर दिया, हेल्थ खत्म कर दिया, इकोनॉमी खत्म कर दिया। अब बंगाल इट्स टाइम, जैसे मुझे टोजो की बात याद आती है, जो जापानीज प्रीमियर थे उस समय, कि इट्स थ्रो अवे ऑल योर वेपन्स, इट्स टाइम टू बिल्ड द नेशन, पिक टूल। अब हाथ में हथियार नहीं, अब हाथ में कलम उठा करके बंगाल को बचाने और बनाने और गढ़ने का, सही मायने में सोनार बांग्ला बनाने का अब समय है। इसमें लगना चाहिए हमें। ठीक बात है। चलिए अशोक जी, एक बात थोड़ा आपसे जानना चाह रहे थे, 164 के बारे में थोड़ा तमाम कंफ्यूजन है कि उसमें तमाम सारी जो उपधाराएं हैं उसमें इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि अगर कोई मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं दे रहा है तो आप उसको बर्खास्त कर सकें। कुछ उसमें मतलब कहीं कुछ विसंगतियों पर उंगली उठाई गई है। क्या आपको लगता है ऐसा कुछ है क्या, कोई प्रावधान? दूसरा, क्या आपको लगता है ये जनादेश का अपमान नहीं है क्या, या ये विरोध का दंभ है? अशोक सर। देखिए, धारा 164 मैं पढ़ दे रहा हूँ, मेरे सामने कॉन्स्टिट्यूशन रखा हुआ है जी, जिसमें लिखा हुआ है, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। तो एक टाइम लिमिट फिक्स है, और ये टाइम लिमिट कहाँ से आती है? ये टाइम लिमिट आती है 172 से। अच्छा, जिसमें ये दिया हुआ है, हाँ, राज्यों के विधानमंडलों की अवधि प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी। 8 मई को इनका अधिवेशन शुरू हुआ था और 7 मई को इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। तो ये चूंकि गवर्नर महोदय के उस पर इनका कार्यकाल है, जो उनके द्वारा इनको नॉमिनेट किया गया, इनको पद पे बैठाया गया है, वो पीरियड ही जब खत्म हो गया तो उसके बाद फिर आप रह कैसे सकते हैं? उसके बाद तो आपकी सदन भी समाप्त हो जाएगी और विधायकों का जो कार्यकाल है वो भी खत्म हो गया। तो अब ऐसी स्थिति में आप अगर कहते हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा तो आपका तो सदन ही खत्म हो गया, तो फिर उसके बाद बची क्या स्थिति? और उसमें फिर जो 164 में जो है 5 साल का यहाँ से पीरियड आएगा और गवर्नर आपको बाहर कर देंगे, क्योंकि उन्होंने ही आपको जो है रखा था। उन्हीं की जो मुख्यमंत्री का पद है, वो ये नॉमिनेशन है, वो राज्यपाल के द्वारा ही है। तो ऐसी दशा में जब 5 साल के लिए आपकी नियुक्ति है तो 5 साल जैसे पूरे हो गए 7 तारीख को तो निकाल बाहर कर देंगे। इसमें कोई शंका नहीं। ठीक बात। तो ये अपने आप में 164 और 72 दोनों बहुत क्लियर है। मुझे लगता है आपने पूरी तस्वीर साफ कर दी है। वो इस्तीफा दें या न दें, राज्यपाल उन्हें बर्खास्त करें या न करें, ऑटोमेटिकली लगता है कि ममता जी 7 तारीख को अपना इस्तीफा कल देंगी। अच्छा, क्योंकि उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन समझिए। हाँ, ईडी वाला केस चल रहा है। हाँ, आप ईडी ने भी खत्म तो किया नहीं केस, उसमें 100% नहीं 200% इनके जेल जाने की व्यवस्था है। ठीक है, आप कागज वहां से उठा नहीं थी, सजा होगी आपको। एक दूसरी चीज, सचिवालय में आपको ये अंदाजा नहीं था कि साहब हम सचिवालय से जो है हम ही जीतेंगे और सचिवालय मेरे पास रहेगा। जैसे ही आदेश हुए हैं उसके बाद सीआरपीएफ लगा दी गई कि ना तो कोई कागज बाहर निकलेगा, ना किसी कागज की फोटोकॉपी होगी, ना कोई फाइल हटाई जाएगी, ना कोई कागज हटाया जाएगा। तो आपके कंप्यूटर, आपके जो फाइलें हैं वो सब आपकी कहानी कहेंगे
आपके आपके चीफ सेक्रेटरी और आपके डीजीपी, ये सब तो पहले ही निर्वाचन आयोग ने बाहर कर दिए थे। डीजीपी महोदय, आप जब आईपैक के दफ्तर पर रेड हुई थी, तो जब वहां डीजीपी महोदय को लेके आप पहुंच गई थी, तो अभी डीजीपी महोदय को भी तो हिसाब देना पड़ेगा। हाँ, तो ये सारी स्थितियां हैं कि ममता जी को तो छोड़ दीजिए, जाने कितने लोग अभी ऐसे हैं जो चीफ सेक्रेटरी हैं या डीजीपी हैं, इनकी बहुत लोगों की जेल जाने की स्थिति बनेगी। हाँ, इसलिए ये दहशत है। और दूसरा ये है कि भाई इसी बहाने थोड़ा बहुत टाइम मिल जाएगा, तो अगर कोई बाहरी ताकत जो पैसे लगा रही होगी, वो कुछ ना कुछ उपद्रव, वहां बड़ी हिंसा की आशंका से कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। और टीएमसी के जो गुंडे हैं, वो भाई 56,000 तो बॉर्डर पे पहुंच गए। तो ये भाजपा के आदमी थोड़े थे कि भाजपा के जीतने से ये भाग गए, क्योंकि इनको ये डर है कि भाजपा यहाँ पर बहुत बड़ा डिटेंशन सेंटर जो है बनाएगी, जिसमें एक बार अंदर चले गए तो आप जल्दी से निकल नहीं पाएंगे। तो डिटेंशन सेंटर में जाने से अच्छा है कि अपने गांव घर भाग चलो। तो वो 56,000 आदमी जो भागे हैं, वो भाजपा के थोड़ी थे, वो तो वही घुसपैठिए थे जो इतने दिन बंगाल में रह रहे थे। और उनको हटाने का काम तो आप को करना। आप बाउंड्री बनाने का जो है परमिशन नहीं दे रहे हैं, तो फिर इसका मतलब आप क्या चाहती थी? मतलब आप कल्पना कीजिए कि क्या स्थिति अगर इस बार तृणमूल कांग्रेस जीतती, तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि बंगाल में हिंदुओं का क्या हाल होता। और आप दूसरी चीज समझिए कि भाजपा ने 207 जो कैंडिडेट जीते हैं, वो 207 पूरे के पूरे हिंदू हैं, जिसमें एक वो मेडिकल स्टूडेंट थी, उसकी माँ है, और दूसरा एक काम वाली बाई है, वो जीती है विधायक इलेक्शन। तो आप सोचिए कि और बाकी जो पार्टियों के अगर आप देखिए जो उनके लोग जीते हैं, वो सब टोटल मुस्लिम है। तो फिर आप इस देश में क्या होने जा रहा था, या बंगाल में क्या होने जा रहा था? ये जो भागे हैं, अगर इनकी जाति पूछिए तो ये बांग्लादेशी हैं, और सब जो है मुस्लिम है अधिकतम, इसलिए भाग रहे हैं ये सब। तो कुल मिलाकर के तस्वीर एकदम क्लियर है। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री ये इतने सक्षम हैं कि हमारे राज्यपाल महोदय कि ये पूरे के पूरे, इनके पास पूरी न्याय व्यवस्था है, इनके पास विधिक सलाहकार हैं। और मेरे हिसाब से, या जो मैं समझ पाता हूं, कि विधिक सलाह लेने का कार्य बिल्कुल चल रहा होगा, और ये कल कार्यकाल खत्म होगा। कल या तो इस्तीफा देंगी, या इसके बाद परसों तत्काल जो है कोई कार्रवाई होगी, और 9 तारीख को भाजपा का शपथ ग्रहण समारोह बहुत ही बढ़िया तरीके से होगा। ठीक बात। कोई संवैधानिक सर आते हैं फाइनल कमेंट के लिए। जी जी, मनीषा जी, एक बात आपसे जानना चाह रहे थे। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं। एक वहां आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक रेप हुआ था, उसकी मां को भाजपा ने टिकट दिया। इनके लोगों ने, मैं आपको बता रहा हूं, इनके लोगों ने उसकी तमाम, जो अभी भाजपा के टिकट हुआ तो भाजपा में उसने तमाम जनसभाएं की। उसकी सभाओं में 5 से 10 लोग रहते थे। हालांकि वो 20-22 हजार वोटों से जीती हैं, लेकिन मैं आपको तमाम सारी चीजें कर रहे, मेरे पास उस वीडियो क्लिप भी हैं कि उसकी सभाओं पे लोग जाते नहीं थे, डरते थे कि कहीं टीएमसी के लोग हमको चेक ना कर लें और बाद में आफ्टर इलेक्शन, आफ्टर काउंटिंग हमको मारे ना। लेकिन वो महिला जीत गई। और जीती क्या, मतलब लोगों ने वोट किया होगा तभी जीती। ऐसी स्थितियों में आपको क्या लगता है, आप तो कोलकाता गई भी है, महिलाओं के लिए क्या बंगाल पूरी तरीके से असुरक्षित था क्या? ऐसी तमाम घटनाएं पूर्व में भी हो चुकी हैं। बिल्कुल था, लेकिन वही हुआ ना, सत्यमेव जयते। वो जीत गई, चुनाव जीत गई, सत्य की विजय हुई। मोदी जी और भाजपा ने उनको टिकट दिया और वो जीत गई। और दूसरी चीजें है, बिल्कुल कलकत्ता तो असुरक्षित था ही। पाप का घड़ा भर चुका कलकत्ता वासियों का, महिलाओं का। उन्होंने जो महिलाओं के साथ करा, ममता जी का पाप का घड़ा भर गया है। अब महिलाएं चैन से और सुरक्षित होकर के घूमेंगी। ये आपको तुरंत 8 तारीख को जब भी इनका शपथ ग्रहण है, उसके बाद देखिएगा वहां पर क्या अमन चैन रहेगा। और आप ही के द्वारा आप फिर से एक पॉडकास्ट करेंगे और हम ही सब लोगों को बुलाएंगे और हम लोग बताएंगे, और वहां की जनता भी बताएगी क्या अमन चैन हो गया। बिल्कुल राम राज्य हो गया है, और ये राम राज्य आना था
और सिवाय भाजपा के कोई ला नहीं सकता। और ममता जी जो घबरा रही है ना, उनकी सारी फाइलें खुल जाएंगी। ममता जी का तो चेहरा जब टीएमसी के लोग और बंगाल के लोग देखेंगे तब कहेंगे कि हम किसको वोट दे रहे थे। लेकिन बंगाल के असली लोग वोट नहीं दे रहे थे, वो वही सारे घुसपैठिए वोट दे रहे थे जो मर चुके हैं, जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, जो झूठी फर्जी भाजपा को कहती है कि वोट चुराए हैं, वोट में इन्होंने गलतियां करी है, धांधली करी। अरे 15 साल से तो आप कर रही थी। आप मुसलमानों के वोट, फर्जी वोट लेके, मरे हुए के वोट लेकर के देश को धोखा दे रही थी। आप जैसी इतनी बड़ी धोखेबाज औरत का तो जीना मुश्किल है। आपको जो जाना चाहिए, गंगा जी में जाके डुबकी लगाएं, शायद गंगा जी में जाकर के आपके पापों का अंत होगा। लेकिन गंगा जी भी आपको नहीं बहा के ले जाएगी, गंगा जी भी खाली होके जाएगी। जाओ, तुम्हारा एक है ना, तुम्हारा किचू ना आज तुम्हारे कहने, आपने जाओ, आप देखिएगा यही होगा। ममता जी ठीक ने जो बात है। करा, ये बद्दुआएं, आदमी को बद्दुआएं ले गई, और ममता जी को बद्दुआ हाय सब ले गई है। ठीक बात। नहीं, मुझे लगता है आपका दर्द और मर्म वही था जो बंगाल के लोगों का रहा होगा। वो दर्द जी सर, और मैं मर्म अब देख दिखाई करके दे रहा आई। है। अशोक सर भी मैं देख इस बात करके- को देखते मैं- होंगे, चौधरी सर तो देख ही रहे हैं, लेकिन आपने भी देखा होगा कि वो बहुत दर्द था। गलियों में जी। किस तरह से लोग जीवन यापन कर रहे थे, बोलते नहीं थे कुछ भी। अब उनको लगता था अगर अरे हम सर, बोलेंगे। मैं गई हूँ, मुझको तो मेरी गाड़ी फंस गई वहां के। मुझे बहुत बड़ा, एक तो वो सब अंग्रेजों के जमाने के सब सर तो जानते होंगे, ऋषिकेश सर, वो बूट सूट्स पहने, मैं देख के भी डर रही थी उन लोगों को। और इतना हाँ। गंदा बोल रहे थे वो लोग कि मैंने दोबारा सोचा नहीं जाऊंगी, लेकिन अब मैं बहुत जल्दी कलकत्ता जाऊंगी। ठीक बात। स्वागत है आपका जी। चौधरी सर, Thank एक you. फाइनल कमेंट आपसे चाह रहे थे, उससे पहले मैं आपके सामने एक तथ्य रख रहे हैं। दलितों के परिप्रेक्ष्य में तमाम सारे बिंदु अपने तरीके से इंटरप्रेटेट किए जाते हैं। इस चुनाव में चुनाव आयोग ने जो रिपोर्ट्स जारी की है उसके तहत यह है कि अब ममता बनर्जी, टीएमसी भी कह रही है, लेफ्ट के कुछ लोग भी कह रहे हैं और कांग्रेस के कुछ लोग भी कह रहे हैं कि वहां गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। लेकिन मैं आपके सामने साझा कर रहा हूं, यह चुनाव आयोग का 4 मई का रिकॉर्ड है। दलित जहां पर 30% थे, वहां पर आपकी पार्टी को 82 पॉइंट, मतलब 1% वोट मिला है। भाजपा ने 72 दलित बहुल सीटें जीती हैं, 15 बहुल सीटें टीएमसी ने जीती हैं। ये आपके सामने रिकॉर्ड रख रहे हैं, वो रिकॉर्ड रख रहे हैं जो जहां पर दलित लोगों की संख्या 30% है, वो रिकॉर्ड आपके सामने रख रहे हैं। इसका उलट पिछली बार 2021 में था, वो उलट था। आपको कुल 16 सीटें मिली थी, बाकी सीटें उनकी थी, टीएमसी वालों की। जहां पर 20 से 30% दलितों की आबादी है, वहां आपको 69 सीटें मिली हैं। भाजपा ने ओवरऑल जो दलितों के बीच में जिस तरह से एक पैठ बनाई है, उसमें जो उसका विनिंग रिकॉर्ड है वो 56% है। अगर इसका काउंटर पार्ट आप देखेंगे टीएमसी का, तो वो 26% रह गया, जो कभी 52-53% हुआ करता था, वो घटकर 26% आ गया है। ऐसी स्थितियों में क्या आपको लगता है, ठीक है हिंदू मुस्लिम चुनाव हुआ है, क्या आपको लगता है चौधरी साहब कि इस बार के चुनाव में दलितों ने भी आपको झाड़ वोट दिया है? उन्होंने इधर उधर का कुछ नहीं देखा है, केवल भाजपा देखा है, क्यों? क्या आपको लग रहा है? राजेश जी, पहले मेरी एक बात सुनिए। आज जी। से भारत में दलित, सवर्ण और ये सब की शब्दावली को समाप्त करने का समय आ गया। मैं एक बात कहता हूँ, हमारी पहचान हिंदू है, हिंदू रहे। मैं कहता हूँ जी। जितने भी ये मथुआ समाज के लोग हैं, और ये आप आश्चर्य हो जाइएगा कि जितने सवर्ण थे, बनर्जी, मुखर्जी, चटर्जी, गंगोपाध्याय, भट्टाचार्य, ये टाइटल आप जरा खोजिए टीएमसी के नेताओं में, जितने सवर्ण थे, यहाँ तक कि माने पूर्वांचली सवर्ण भी जो यहाँ आकर के बैठे थे बंगाल में, जो अपने आप को आज बंगाल में प्रवासीय समझते हैं, वोट उनका बंगाल में था, वो भी टीएमसी को वोट दिया करते थे। बंगाल की कहानी यह है कि जितने भी मथुआ समाज के नमोशूद्र, दलित और ऐसे लोग हैं जिसको बांग्लादेश से निकाल दिया गया था, जिनके ऊपर बहुत अत्याचार हुआ था, आपको जोगेंद्र नाथ मंडल जैसे इंसान को, क्यों भारत ऐसे इंसान को शरण दिया? ये वो व्यक्ति है जो पाकिस्तान में जाकर के वहां का लॉ मिनिस्टर बना था। ये भारत में, योगेश चंद्र मंडल नाम था इसका, ये भारत में दूसरा अंबेडकर था।
इसने मुस्लिम लीग के साथ समझौता किया और कहा कि बंगाल के दलित जो हैं उनका फैसला है, वो बांग्ला ईस्ट पाकिस्तान जाएंगे। ये व्यक्ति खुद गया वहां पर और पाकिस्तान में लॉ मिनिस्टर पहला हिंदू बना, दलित। इसने भारत का विरोध किया था और वो दलित जो इसके साथ बांग्लादेश गए, मथुआ समाज हो, नमो शूद्र हो, उनका नरसंहार किया गया। और ये पहली फुर्सत में जोगेश चंद्र मंडल का कहानी पढ़िएगा, पहली फुर्सत में बांग्लादेश से और ईस्ट पाकिस्तान से रेजिग्नेशन देकर के भारत में शरण लिया, बोनगा में रहा, मर गया। और कितने दलित माँ बहनों के साथ वहां दुराचार हुआ, ये सोहरावर्दी के बंगाल के समय की घटना बता रहा हूँ। उस समय से वो दलित जो आए हैं भारत में, उस समय से वो राष्ट्रवादी हैं और राष्ट्रवादियों का एक परिचय है भारतीय जनता पार्टी। और ये समीकरण जो दलित बनाम किसी और सवर्ण और ये जो कर रखा है हमने, जात के नाम पे उत्तर प्रदेश और बिहार में वोट मांग रखा है। चुनाव में जात को छोड़ करके प्रगति की राजनीति की बात होनी चाहिए, भारत की अस्मिता की बात होनी चाहिए। आज यही कारण है। देखिए, बंगाल में दलित हर समय वोट दिया, लेकिन दलितों को इस क्षेत्र में वोट देने नहीं दिया जाता था। सर, इस क्षेत्र में वोट देने नहीं दिया जाता था, इसलिए आपको टेलीविजन पे ये समीकरण मिल रहा था कि दलित के बहुल क्षेत्र से ममता चुन के आ रही थी। आज पहली बार दलित आजाद भारत में, आजाद बंगाल में वोट देने गए और उन्होंने एक ही निर्णय किया कि पौरे कोनो काम आगे राम। ठीक बात है। आगे बाद में कोई काम होगा, पहले राम को चुनेंगे। और ये दलित और भारत के नहीं, सारे लोग आज भारतीय हैं। और जितने लोग सवर्ण थे, जो सुविधावादी थे, जो भारत में दुर्नीति और दुर्चार का प्रचार करने वाले लोग, जो अपने जाति का अहम उठाने वाले लोग जो थे, रसूख वाले बनते थे, जो वैसे लोग बैठे हुए थे टीएमसी में। ममता बनर्जी भी एक ब्राह्मण है। फाइनल करिए संक्षेप में। हाँ, समय कम दे है हमारे पास जी। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि बंगाल की समीकरण को आप यूपी और बिहार के समीकरण से मत जोड़ें। यहाँ जातिगत चुनाव नहीं होता है। यहाँ चुनाव अगर होता है तो चेहरे पे होता है, और दूसरा चुनाव होता है यहाँ लैंडस्लाइड विक्ट्री मिलती है, चाहे जो पार्टी आए। अगर सीपीएम ने भी कांग्रेस का तख्ता पलट यहाँ किया था तो लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ किया था। बंगाल की जनता आपको एक मौका देती है लैंडस्लाइड विक्ट्री के, ये याद। ठीक बात है। अशोक सर, एक फाइनल कमेंट आपसे चाह रहे थे। जो कुछ भी हो रहा है, हालांकि जुडिशरी को लेकर तमाम सारी बातें रही हैं, बंगाल की गवर्नमेंट बार बार जुडिशरी जाती थी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने 7 जजों को अपने बंधक भी बनाया था। ये सब घटनाएं हुई हैं। इन सब से अब निजात मिलने का समय आ गया है क्या, या अभी इसमें थोड़ी मुश्किल सब होंगी? नहीं, कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं। भाजपा इतनी सक्षम पार्टी है कि सब एक लाइन में सब ठीक कर देगी। और दूसरा एक चीज और आप देखिए कि ये जो वहाँ विक्ट्री हुई है, इसमें बहुत बड़ा हाथ अपने बुलडोजर बाबा का भी है। बुलडोजर बाबा का जो रोड शो हुआ था, उसमें भयंकर भीड़ थी। और दो चीजें बहुत शॉर्ट में कहना चाहूंगा। अटल जी ने एक अवसर पर यह कहा था कि आप भाजपा से लड़िए, श्री राम से नहीं। और अपोजिट पार्टी जो दूसरी पार्टियां हैं, वो क्या करने लगी कि भाजपा से लड़ते लड़ते वो श्री राम से लड़ने लगी। यही जहां श्री राम से उन्होंने लड़ना शुरू किया, बस हिंदू यूनाइट हुआ। और ये आपके सामने बंगाल का रिजल्ट। और यही एक लाइन और जोड़ दूंगा कि 2027 का रिजल्ट आप देखिएगा, यही हिंदू यूनाइट होकर के 100% रिजल्ट आपको देगा यूपी के अंदर। और बाबा की जो गवर्नमेंट है वो फिर रिपीट होगी। ठीक बात। और पंजाब में बहुत बहुत धन्यवाद। मनीषा जी, एक फाइनल कमेंट आपसे भी चाह रहे थे, बहुत संक्षेप में। कल बुढ़वा मंगल था, पहली बार अखिलेश यादव ने हनुमान जी की मूर्ति लगाकर चौपाई लिखी। ये कैसा बदलाव देख रही हैं 4 मई के बाद 5 मई को इस तरह की बातें? क्या आपको लगता है भारत की दिशा बदल रही है क्या? संक्षेप में। डर भय, उनकी भी फाइलें ना कहीं खुल जाएं, वो भी ना जेल चले जाएं। जो उन्होंने हरकतें की वो फिर से उजागर होंगी। वो फिर डर, आप हाथ जोड़ करके वो कह रहे हैं मुझको बख्श दो राम जी, मुझको बख्श दो, और जय श्री राम कहेंगे। बस अब यही रह गया है। किसी तरह मोदी जी तक ये बात पहुंच जाए, योगी जी तक, मुझको माफ कर दीजिए, गलती हो गई, मैं जय श्री राम का।
जी एक छोटी सी पंक्ति सुन लीजिए कि मैंने लिखा था यूपी चुनाव में कि ना बबुआ के कारवा ना इफ्तार बा, ऊपर से मुख्तार भी गिरफ्तार बा, अब तो सिर्फ मुरारी से सपना में गुहार बा। आप समझ लीजिए उस समय मुख्तार गिरफ्तार करते थे तो ये बबुआ इफ्तार सब चला गया, इसलिए बबुआ आजकल हनुमान जी की शरण में जा रहे हैं। ठीक बात है, ठीक बात। अशोक सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब अच्छी सी बातें रखाई। मुझे लगता है कि एक जो प्रावधान था उस पर आपने क्रिस्टल क्लियर तस्वीर रख दी हमारे सामने, लोगों के सामने भी रख दी। तमाम उसमें अगर संशय या भ्रम है उसे दूर कर लें। जो संविधान में धारा 164 और 172 में प्रावधान दिए गए हैं उसी के तहत अब बंगाल में नई सरकार का गठन होगा। ममता जी इस्तीफा दें या ना दें वो उनका अपना आउटलुक होगा। मनीषा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और चौधरी साहब, जय श्री राम। बंगाल का की जो फिजा है उस पर आपने जो जिस तरह का चित्रण रखा है उसके लिए भी बात आपको धन्यवाद, थैंक यू। ममता का हारना पर त्यागपत्र न देना उन्हें भले ही एक सोचा समझा मूव लग रहा हो, लेकिन यह है उनकी अब तक की सबसे बड़ी गलती साबित होगी और टीएमसी के लिए पराभव। धन्यवाद। इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। समर कूल लाइफ बनाए वंडरफुल समर कूल और थर्मोकूल वॉशिंग मशीन, इंडिया का नया अंदाज।